नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 6 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारी सोशल साइंस के अंदर हमारे अतीत, उसका पाठ 5 करने जा रहे हैं और जिसका पाठ 5 है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो एक वीडियो हम लोगों ने इससे पहले बनाई थी और अभी हम दोबारा इसको आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम विभिन्न विभिन्न राज्यों के बारे में, किस प्राचीन काल में कैसे राज्य हुआ करते थे और जैसे कि यहाँ पे कौशाम्बी किले की आपको दीवार दिख रही है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसके साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी लेके आते हैं जो कि लिखित रूप में होते हैं और बहुत सारे हमने क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छा आपको एक मैसेज मिलेगा जिससे आपको बहुत सारी अपनी पढ़ाई में हेल्प होगी। तो हम बिना समय व्यर्थ करे शुरू करते हैं और जो क्वेश्चन आंसर वीडियोस की जो लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट के रूप में, तो आप वो भी आराम से उस पर भी जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल है। तो हमने अध्याय 5 में पढ़ा था कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो अगर थोड़ा सा हमने कुछ लोग शासक कैसे बने और जनपदों के बारे में पढ़ा था, लेकिन हम थोड़ा फटाफट रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको हेल्प हो और विस्तृत रूप से आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज होगा एंड में। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों को चुनाव मतदान के जरिए देखते हैं। मतलब ये बताया गया है कि हम लोग अभी तो जो है वो मतदान के रूप में होता है, लेकिन हमने अध्याय 4 में क्या पढ़ा था कि राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन थे और बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा, यज्ञ आपको पता ना हवन करते हैं, तो राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। इसमें अश्वमेघ यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता था, आपने सुना होगा अश्वमेघ यज्ञ में, जिसमें एक अश्व होता है, अश्व मतलब घोड़ा होता है, और वो जिस क्षेत्र से जाता है उस क्षेत्र पे राजा का अधिकार हो जाता है। तो अगर कोई उसको चुनौती देना चाहता है राजा को, तो वो घोड़े को क्या होता है, उसको रोक लेते हैं, अश्व को रोक लेते हैं। तो आपने इवन रामायण के अंदर भी पढ़ा होगा, या आपकी राम बाल कथा जो है उसमें आपने अगर आपने पढ़ ली होगी तो आपको पता होगा कि एंड में जब मतलब रावण को खत्म कर देते हैं, उनका उसका वध हो जाता है और राम जी वापस आ जाते हैं अयोध्या, उसके बाद में तो अश्वमेघ यज्ञ करते हैं और अश्वमेघ यज्ञ करने पर अश्व उनका जहां जहां जाता है वो उनके राज्य हो जाते हैं। और उनके जो अश्व को खुद आप देखते हैं कि अश्व को उनको खुद लव और कुश रोक लेते हैं। तो लव कुश उनके बेटे होते हैं दोनों, और फिर क्या होता है कि ये सेना भेजी जाती है, लेकिन पता नहीं होता कि लव कुश कौन है उस समय। तो ऐसे ऐसे आपने पुरानी हमारी कथाओं में भी, जो रामायण है, हमारे जो संस्कृति है, उसमें भी आपने ये चीज देखा होगा, रामायण में सुना होगा। तो इस प्रकार से अश्वमेघ यज्ञ हुआ करते थे और जो लोग उस राजा के अश्व को रोकते नहीं थे, स्वीकार करते थे ठीक है कि हम इन राजा की छत्रछाया में रहना चाहते हैं, तो इस प्रकार से अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा राजा जो है वह अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। वर्ण व्यवस्था आपको पता, वर्ण व्यवस्था में हमने बताया था आपको कि मनुस्मृति और जो हमारे वेद हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे 4 जो ग्रंथ, जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें और बहुत सारी चीजों में जो वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था मुख्यतः आप देखेंगे कि पुरोहित, उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित थे, योद्धा थे। पुरोहित मतलब जो अनुष्ठान वगैरह करते हैं, ब्राह्मण जिसे आप कह सकते हैं, पंडित जी वगैरह जो होते हैं, और योद्धा थे, सैनिक थे, कृषक थे जो खेती करते थे, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले वगैरह लोग थे। तो जहाँ कुछ पुरोहित योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कृषक और व्यापारी धनवान थे, लेकिन जो बाकी लोग थे वह पशुपालक, शिल्पकार, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, ये भोजन संग्रह वगैरह निर्धन थे। तो पुरोहितों ने, जो उस समय के पुरोहित थे, उन्हें क्या किया, उन्होंने उनको 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहा जाता था। तो उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण था, उनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन था, ये हमने पढ़ा रखा है लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, और यज्ञ कराना था, जिन्हें उपहार भी मिलते थे ब्राह्मणों को। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, इनका काम युद्ध करना था, लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे।
जो कि बड़े बड़े कृषक थे, खेतीहर थे, पशुपालक थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने के अधिकार प्राप्त था, लेकिन वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो हमने इसका पहले मैंने चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से बताया है कि किस प्रकार से उस समय ऐसा भेदभाव होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है हमारे देश में। और ये वर्ण व्यवस्था हमारे संविधान में बिल्कुल समाप्त कर दी गई है कि अब कोई भी व्यक्ति कोई पढ़ाई कर सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। लेकिन उस समय ये पुरोहितों ने ऐसे धारणाएं बना दी थी। तो मुख्यतः ये उन्होंने काम के आधार पर बनाई थी, लेकिन फिर ये काम के आधार पर नहीं रही, फिर ये अलग ही प्रकार की एक धारणा बन गई थी। तो किसी को भी कोई भी आजादी वहां पे इस नहीं थी। जो जिस कुल में पैदा हो गया उसको फिर वही कार्य करने का अधिकार दे दिया जाता था। तो ये सारी जो चीजें थी हमने पढ़ा था। और कई लोगों को मतलब बहुत ही प्रकार की पीड़ा भी मिलती थी वहां पे। आपने देखा होगा कि मतलब जब वो उनको निर्धन थे और इन सब चीजों का अधिकार नहीं था, तो मतलब एक तरीके से उनको काफी अधिकारों से वंचित भी किया जाता था। तो अभी हमने जनपदों के बारे में पढ़ा था कि महायज्ञ करने वाले राजा जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है, तो जनपद में क्या होता है कि बहुत सारे जनपद का एक शाब्दिक अर्थ होता है कि जन के बसने की जगह, मतलब जहाँ पे जो लोग रहते हैं, जनपद। ठीक है, जन जो जहाँ पर रहते हैं, बसने की जगह जो होती है उसको जनपद कहते हैं। हमने मानचित्र में देखा भी था, मैं आपको और दिखा दूंगा। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों को कई बस्तियों की खुदाई, मतलब आपने पता है कि बहुत सारी बस्तियां खुदाई गई, जिसमें आप पुराना देखेंगे तो बहुत सारे, दिल्ली का पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है, एटा के पास अंतरजी खेड़ा है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पाला करते थे। और ये चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि देखो चित्र जो धूसर पात्र है, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह की, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों के भोजन को परोसने के लिए किया जाता होगा। देखिए यहाँ पे दूसरा जो पात्र है, ठीक है। तो लोग मिट्टी के बर्तन, देखिए यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं राज्य, राजा और गणराज्य, एक तरीके से हम उस समय की बात कर रहे हैं कि जिस समय आप ये देखेंगे कि बहुत सारे वंश चल रहे थे। अभी हम देखेंगे मगध राज्य और वज्जी, ये सब जो अशोक के समय के, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो राजे थे। लेकिन हमने इससे पहले हमने बाकी चीजें पढ़ी, या जो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत पुरानी बात है। ये उससे हड़प्पा उससे इनसे भी पुरानी बात है। लेकिन ये जो है ये एक तरीके से मध्यकालीन युग की आप बात कर सकते हैं, या प्राचीन काल जब समाप्त हो रहा था, मध्य युग शुरू हो रहा था, तब की बात आप कर सकते हैं। तो ये भी हमें खुदाई के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें से कुछ धूसर, कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर, ठीक है, मतलब पेंटेड होते हैं, ये ऐसे कलर के पात्र मिले। ठीक है, जैसे इनमें नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। आमतौर पर सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृतियों में ये होती है, मतलब आप देखोगे कि सीधी रेखाएं हैं या ऐसे कोई आकृति बना दी है जो मैथमेटिक की है। महाजनपद, मैंने अभी आपको बताया, देखिए महाजनपद करीब 2500 साल पहले है। कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई थी, अर्थात चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी ताकि दुश्मन अंदर आ न सके। ऐसा लगता है कि लोगों के अन्य राज्यों के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार भी खड़ी करते थे, खड़ी करके अपनी समृद्धि की शक्ति और प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। देखिए उस समय 2500 साल पहले, 2500 साल पहले की बात है, आज के की तरह बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। तो किस प्रकार से उन्होंने कैसे योजना बनाते थे, क्या प्लानिंग करते थे, उसके बाद में वह इतनी बड़ी बड़ी दीवारें उन्होंने बनाई।
ईंटें कैसे आई, लाखों संख्या की ईंटें पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया, ठीक है, श्रमिक बने। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। सब अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरा साल के लिए रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, पृष्ठ 84 पर हमने बाद में देखेंगे, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे, एंड में जो हमारा अध्याय है वहां पे। तो महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राज्यों से किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताओ। ठीक है, तो ये भी हम बताएंगे कि महाजनपद और कैसे कैसे था, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर सेट में लेके आते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आप देखो, ठीक है, कि ये क्या है, महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मगध है, वैशाली है, कौशाम्बी है, तक्षशिला है, हस्तिनापुर है, कुरु, वज्जी, अंग, ठीक है, आप देखोगे उज्जैन है, ठीक है, इतनी सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल गए हैं। ठीक है, बाकी दक्षिण में तो नदियां हैं। तो महाजनपद जो थे वो मुख्यतः आप देखेंगे गंगा नदी पे और गंगा की सहायक नदी पे, और उधर आप जाओगे तो आप देखोगे झेलम के पास तक्षशिला में गांधार वगैरह जो ये है, ये मतलब आप सिंधु नदी के ऊपर देखोगे। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर जो थे वह ऐसे नदियों के किनारे फैले थे, और आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे ये भी देखा, हमने करों की बात की थी कि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। तो कर मतलब टैक्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कर का अर्थ होता है वह होता है टैक्स। ठीक है, कर का अर्थ होता है टैक्स। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। अब इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता भी होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर, मतलब बड़े बड़े राजा जो उनको उपहार देते थे वह सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं रह सकते थे, उस पर निर्भर नहीं रह सकते थे। उनको और भी अपने सैनिकों को, अपने कर्मचारियों को, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि पैसा देना। लेकिन पैसा कैसे मिला जाएगा, इसलिए उन्होंने कर वसूलना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कर वसूलना शुरू कर दिया आम जनता से। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 भाग जो था कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था, जिसे कहा भी भाग ही जाता था। ठीक है, कि आपको अपनी उपज का भाग देना है। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। देखिए, ये भी एक है, तो श्रम के रूप में भी कर हो गया। अब आप देख सकते हो कि देखो, एक तो उपज, मतलब भाई उस समय ऐसा कोई धन की, ऐसी कोई सिक्कों की ऐसी वैल्यू नहीं थी। ठीक है, अब सिक्कों को थोड़ा वो खाएंगे, तो उपज क्या हो गया कि उपज में जो गेहूं आ गया, ठीक है, या जो भी चीज वो उगाते थे उसका 1/6 भाग, ठीक है, वह ले लेते थे। और इसी प्रकार से 1/6 भाग आप समझ सकते हैं कि थोड़ा 20% से कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 15 और 20% के बीच में होता है। और ऐसे ही कारीगरों से, क्योंकि वो तो किसानों से आप ले सकते हो, लेकिन कारीगरों से क्या लेंगे, तो कारीगरों से उनसे श्रम ले लेते थे कि भाई महीने में 1 दिन आपको आना है और अब हमारे यहाँ काम करना है सारा, बुनकर, लोहार, सोनार। पशुपालक और जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में कर देना पड़ता था। तो जो पशुपालक थे वे जानवर देते थे, या उनके उत्पाद दूध वगैरह जो होते थे, खाल, मांस वगैरह जो हुआ करता था उस समय, जो भी होता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। ठीक है, तो जब वह सामान कोई बेचते खरीदते थे तो कर देते थे, मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि सेल्स टैक्स। आखेट को मतलब तथा संग्राहकों को जल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो जो लोग जंगल से प्राप्त उनको मिलती थी चीजें, जंगल, तो जैसे आपको पता है कि जंगल से जो वो चीज इकट्ठा करते थे, आखेटक या संग्राहक जिसे कहते हैं, शिकारी वगैरह, वह उनको सामान देते थे। तो आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे आपको बताना है। तो आपको पता है जंगल में क्या मिलता है, तो जंगल में कोई जानवर मिल गया, जानवर की खाल होगी तो खाल उतार के दे दी,
ठीक है, कोई अलग प्रकार का जानवर हो गया वो दे दी, कुछ कंद मूल फल फ्रूट हो गए, ठीक है, कुछ जड़े हो गई, ऐसी चीजें जो राजा के काम की है। या कुछ बहुमूल्य, जैसे आप देखेंगे कि कुछ पत्थर वगैरह हो गए जो उनको जंगल में मिल जाते होंगे, मोती वगैरह, मतलब कुछ ऐसे रतन टाइप, तो वह उनको देते हो। कृषि में परिवर्तन, कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। ठीक है, तो जो हल के जो फाल थे पहले तो लकड़ी के थे, अब फाल जो थे वह लोहे के बनने लगे। अब इससे क्या था कि कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल आसानी से जोत सकती थी। भाई लकड़ी की फाल तो ना, लकड़ी की फाल इतनी मजबूत नहीं होती है, लेकिन लोहे की जो फाल होती है, मैंने आपको बताया था कि ये होता है ना, जैसे ये हल हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा हल हो गया एक तरीके से, आप ये देखेंगे तो यहाँ पे हल जो होता है, तो हल के यहाँ पे एक यहाँ पे एक वो होता है, फाल होता है जो जो जमीन के अंदर जाता है और धंसता हुआ जाता है, तो उसको लकड़ी के थे पहले, बट वो बाद में लोहे के होने लगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था। अब क्या हुआ कि इससे फसलों की उपज जो है वो बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार करके उनका रोपण शुरू किया। अब धान की पौध मतलब चावल, आपको पता है धान मतलब चावल, तो धान की पौध अभी भी ऐसे ही होता है हमारे, आप सारा जानते हैं, जहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या दक्षिण भारत में जहाँ पर भी खेती होती है धान की, चावल की, वो पौधे लगा लगा के ही होती है। तो अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रहे, क्योंकि बीज पे इतना नहीं निर्भर होता, बीज पैदा हुए नहीं हुए, उपज हुई नहीं हुई, लेकिन पौधे से ज्यादा पैदावार होने लगी। इससे इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर या कमकार, ठीक है, कमकार, अब एक वर्ड याद रख लो कि भूमिहीन खेतीहर मजदूर, जिनके पास जमीन नहीं होती थी ना, उनको कमकार कहते थे, ये लोग करते थे। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? आप बताओ भी क्यों देते होंगे। अब देखो सूक्ष्म निरीक्षण है, तो सूक्ष्म निरीक्षण में क्या है कि मगध राज्य और यहाँ पर वज्जी राज्य, ये दो राज्य हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। तो इन दो राज्यों के बारे में भी सूक्ष्म निरीक्षण में बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये हमारा। लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने कृषि में परिवर्तन। तो साथियों, हम लोग सूक्ष्म निरीक्षण करने जा रहे थे, जिसमें मगध राज्य के बारे में और हम वज्जी राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे थे। तो हम ये जो दोनों ही जो दोनों ही टॉपिक है, क्योंकि ये लास्ट के ही हैं और दोनों हमारे ये जो महाजनपद हैं, और तो इसके बारे में है, तो इनके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको एक सेपरेट वीडियो में लेके आते हैं ताकि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सके। और आपको इनके बारे में, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है तो बहुत छोटी सी वीडियो में हो जाएगा। अजात शत्रु वगैरह के बारे में बातचीत है कि कैसे कैसे, और बुद्ध के बारे में भी बात है कि कैसे गौतम जो हमारे जो बुद्ध हैं, वो इसमें भी उस समय किस प्रकार से उन्होंने सहयोग दिया और बताया लोगों को कि भैया किस किस की उन्नति होगी और किस किस की उन्नति नहीं होगी। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, जैसे आपको पता है और आप लोग सुनते भी होंगे कि उनकी शरण में जाने से, धर्म की शरण में जाने में, संघ की शरण में जाने पर आपको सब कुछ मिलेगा। और ऐसे ही जब आप ध्यान करेंगे, मध्यम प्रतिपदा का मार्ग अपनाएंगे, तो डेफिनेटली आपका जो जीवन होगा वह बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत सुंदर। तो आपके लिए एक छोटा सा मैसेज, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वीडियो के एंड में एक छोटा सा मैसेज आपके लिए लेके आएंगे। जो ये जो मैसेज है ये मेडिटेशन से रिलेटेड है और बहुत सुंदर मेडिटेशन है आप लोगों के लिए। कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएंगे, जिसको आप टच करके आप उस लिंक के थ्रू मेडिटेशन कर सकते हैं। और जो बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छी करना चाहते हैं, या जो अभिभावक या जो शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको ये मेरा खुद का स्वानुभव है, मैं बताऊंगा कि मेरा जीवन बहुत ज्यादा परिवर्तित हुआ है ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से। तो सहज योगा मेडिटेशन बहुत ज्यादा आपको जीवन में बहुत सुंदर अनुभव देगी, और आपके जिन भी काम में आप जो करते हैं और जिसमें आपको फोकस नहीं बन पाता है, वह आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत प्यारा सा मैसेज है कि आप सहज योगा करें और अपना जीवन को जाने आप क्या है। तो उसके लिए एक छोटा सा मैसेज अभी आपके लिए आएगा स्क्रीन पर, आप
फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप उन लिंक्स पे जा सकते हैं, उन वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। ये सहज योगा हमेशा फ्री है। आपको अपने अंदर की जो शक्ति है उसको जानना है, तो ये आपके लिए छोटा सा मैसेज है। आप ये मैसेज आपके लिए।